नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। हेल्थ क्यू एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज मैं आपसे बात करूंगी बेल्स पाल्सी के बारे में और आपके साथ शेयर करूंगी 3 गलतियां जो हर कोई बेल्स पाल्सी का पेशेंट बहुत आम तौर पे करते हैं जब उनका अर्ली स्टेज है बेल्स पाल्सी का। मैं हमेशा अर्ली स्टेज के बारे में इसलिए बात ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ये ही एक प्रिवेंटेबल स्टेज है। इस स्टेज में अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेते हो तो आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते हो तो रिकवरी ठीक नहीं होगी। इसलिए अर्ली स्टेज बहुत ही क्रूशियल स्टेज है और इस पे चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बात करते हैं 3 उन गलतियों के बारे में और उसके साथ ही साथ मैं कुछ 3 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपने करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको एक बेहतर रिकवरी बेल्स पाल्सी में मिल सके। तो क्या है ये चीजें, चलिए देखते हैं। दोस्तों, बेल्स पाल्सी एक ऐसी प्रॉब्लम है, अचानक होने वाले चेहरे के लकवे के कारण आप डर सकते हो, आप एंग्शियस हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको चिंता होगी कि ये कैसे ठीक होगा, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं और इन्हीं सवालों के चलते, इसी डर और चिंता के चलते आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो जो आपको बेहतर हीलिंग के बदले डिलेड हीलिंग देती है। इसलिए इसका इनिशियल डेज में कुछ प्रिकॉशन लेना और इसके बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हर पेशेंट को ये अर्ज करती हूँ कि अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है, घर पे बैठ के इसके ट्रीटमेंट की राह मत देखें, वीडियो कंसल्टेशन की मदद से या फिर फिजिकली हॉस्पिटल में जाके, लेकिन एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाए क्योंकि डॉक्टर आपको सही समय पे सही दवाइयाँ देंगे, तभी जाके आपका प्रॉब्लम ठीक से रूल आउट होगा और ठीक से ठीक भी होगा। इसलिए इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास तो बिल्कुल ही जाए, घर पे इसका इलाज ना करें। एक बार आपका सही से डायग्नोसिस हो गया है, डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दे दी है, इन दवाइयों को आपको रेगुलरली लेना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मेरा बेल्स पाल्सी कितने दिनों में ठीक होगा, या फिर मैं क्या करूं जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। तो इसका जवाब मैं दूंगी 2 भागों में। पहला भाग कि बेल्स पाल्सी कितने दिनों में ठीक होगा, इसका मैंने जवाब मेरे प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कुछ अलग तरीके से। जो बेल्स पाल्सी होती है, इसमें जो लेवल ऑफ नर्व इंजरी यानी डिग्री, कितने डिग्री की नर्व डैमेज हुई है, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन लगेंगे इससे रिकवर होने में। बेल्स पाल्सी की जो नर्व डैमेज की जो डिग्रीज होती है वो 3 लेवल पे होती है। जो फर्स्ट डिग्री की जो नर्व डैमेज होती है ये सबसे माइल्डेस्ट होती है। इसमें यूजुअली आप 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाओगे। अगर आपको फर्स्ट डिग्री की बेल्स पाल्सी यानी द मोस्ट माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बेल्स पाल्सी है, तो बेल्स पाल्सी के होने के तुरंत बाद धीरे धीरे आप रोजमर्रा में आपका इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करोगे, आपके चेहरे पे मूवमेंट आनी तुरंत शुरू हो जाएंगी। तो ये एक साइन है कि आपको माइल्ड फॉर्म का बेल्स पाल्सी रहा होगा। लेकिन जो दूसरे डिग्री की बेल्स पाल्सी है, इसमें नर्व डैमेज के साथ साथ थोड़ा सा डिजेनरेशन हो जाता है, इसलिए डिले हो जाता है रिकवरी का और आपको 6 महीने से 8 महीने तक रख सकते हैं आपकी नर्व को कंप्लीटली रिकवर होने के लिए। अगर आप लकी हो तो आप 3 महीने में भी ठीक हो जाते हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को 3 महीने का टाइम जरूर दे, ये देखने के लिए कि आपकी रिकवरी कितनी होगी, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ये नर्व जो होती है, फेशियल नर्व, ये इतनी अंदर बैठी हुई नस है कि इसकी डिग्री पता करना, इसके लिए एक टेस्ट जो होती है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, इसका यूज किया जाता है और ये यूजुअली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। पहले इनिशियल डेज में अपने आप कितनी रिकवरी आती है उसको देखने के बाद फिर डिसाइड करते हैं देखना कि कितने लेवल पे नर्व इंजरी हुई है। ये बात की मैंने 2nd डिग्री ऑफ नर्व इंजरी की, इसमें भी डिले होता है लेकिन रिकवरी आती है। और जो 3री डिग्री की नर्व इंजरी है वो है 3rd डिग्री नर्व इंजरी, जो टाइम लेती है करीबन 1 साल से ज्यादा का, यानी आपको 1 साल से ऊपर चला जाएगा
इसमें थोड़ी सी डिले रिकवरी इसलिए होती है क्योंकि जो अंदर के जो नस के स्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर के साथ डैमेज भी होता है, और जो उसका सराउंडिंग ट्यूब होता है नर्व का उस पर भी डैमेज होता है, और वहाँ से जो ब्लड वेसल्स जाती है नस के अंदर से वो भी डैमेज होती है, उसमें भी डिजनरेशन आता है, और उसी की वजह से रिकवरी आने में देरी लगती है। और इसके साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में सिनकाइनेसिस की प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होती है, और इन पेशेंट में रेसिड्यूल्स बहुत रहते हैं। रेसिड्यूल्स मतलब इनकम्प्लीट रिकवरी, या फिर कुछ कुछ जगह पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे रिकवरी नहीं हुई है, कुछ कुछ जगह पे ठीक है मूवमेंट आने शुरू हो जाते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह बच जाते हैं। तो ये यूजुअली 3rd डिग्री ऑफ नर्व डैमेज में होता है, और इसका पता हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हमेशा 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लेते हैं। फिर अगर रिकवरी नहीं आती है तो फिर वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट देते हैं। कई डॉक्टर इमीडिएटली भी करवा लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि 3 महीने का टाइम आप अपने आप को दें। दूसरे सवाल का जो जवाब है वो ये कहते हैं कि मैं जल्दी कैसे इससे रिकवरी लाऊं। तो दोस्तों, इसका ऐसी कोई भी शॉर्टकट आज तक की नहीं आई है जिसकी वजह से इमीडिएट रिकवरी या फास्टर रिकवरी आ सके। नस है, अपना टाइम लेती है, अपने आप ही धीरे धीरे रिकवर होती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में मैं बात करती हूँ 3 ऐसी गलतियों की जो यूजुअली बेल्स पाल्सी के मरीज करते हैं, जो उनको डैमेज यानी उनके जो रिकवरी है उसमें अफेक्ट करती है, और एक कॉम्प्लिकेशन जिसको सिनकाइनेसिस कहते हैं उसका कारण बनती है। तो क्या है वो, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है जो आमतौर पर सारे मरीज करते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि होंगी ही, और वो है बहुत ज्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। जी हाँ, बहुत सारे बेल्स पाल्सी के मरीज इतने चिंतित हो जाते हैं बेल्स पाल्सी के एपिसोड के बाद कि उनका पूरा टाइम वो चिंता में, डर में और डिप्रेशन में निकाल देते हैं, ये सोच के कि ये ठीक होगा या नहीं। लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, चिंता ना करें, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है और रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे उतनी आपकी रिकवरी ज़्यादा होगी। जितना आप इसके बारे में सोच सोच के घबराओगे, चिंता करोगे, वो सारा आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगा। आपके फेस मसल्स को चाहिए कि उसको टाइम मिले, आपकी बॉडी को चाहिए कि उसको टाइम मिले उस जो एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है बॉडी के साथ उससे उभरने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहे, सोए, अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम दे। कुछ भी ऐसी एक्सपोजर जैसे ठंडी हवा, गर्म हवा, कचरे वाली जगह जहाँ पे कचरा आ रहा है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। छुट्टी ले ले बन सके तो, और घर पे अपनी बॉडी को हील होने दे और रिलैक्स करें। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बेल्स पाल्सी रिकवरी के लिए। तो ये मैंने बात कही फर्स्ट मिस्टेक की। जो दूसरी गलती, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गलती है जो पेशेंट करते हैं, वो है उन्हें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी या फिर अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। ये सबसे बड़ी गलती है। ज़्यादा एक्सरसाइज यानी जल्दी रिकवरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेल्स पाल्सी में। इस तरीके से समझिए कि जो आपकी फेशियल नर्व है, जो कान के अंदर जहाँ पे डैमेज हुआ है, ये एक प्लग पॉइंट है, और ये प्लग पॉइंट से वायर निकल के आती है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है आपके चेहरे के मसल्स को, जिसकी वजह से आपके चेहरे के मसल्स मूव करते हैं या हिलते हैं। अगर प्लग पॉइंट में पावर ही नहीं है तो ये किस तरीके से आपके सारे मसल्स को सप्लाई करेंगे, सोच के देखिए। नहीं ना। तो जब आप फोर्सफुली मूवमेंट करते हो, जब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या होता है, आप जो आपकी नॉर्मल साइड की जो फेस की मसल्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हो इस तरफ के मूवमेंट्स को करने के लिए, और इसमें होती है मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट यानी आप अगर इसको भी उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आप सारे फेस के मसल्स की ताकत पूरी लगा देते हो इसको उठाने में, और आप ये सोचते हो कि मैं जितनी ताकत ज्यादा लगाऊंगी मेरा फेस जल्दी हिलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, उल्टा
ये करने से क्या होगा कि जो आपकी नस है जो हील हो रही है, जो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, जो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर इम्पल्स सप्लाई करना शुरू हो रही है, उसको ये फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा कि मुझे इस तरफ भी मूव होना है, क्योंकि यहाँ पे मास मूवमेंट हो रही है तो पूरे चेहरे के मसल्स हिल रहे हैं, राइट। वो जो इरेडिएशन हो रहा है वो पूरे फेस पे जा रहा है, तो उसको वो रॉन्ग सिग्नल मिलने के कारण वो नस जो है वो जो यहाँ सप्लाई कर रही है वो साइड साइड में ब्रांच आउट होके ऊपर भी सप्लाई करना शुरू करेंगी, या फिर जो ना आंखों को सप्लाई कर रही है वो धीरे धीरे ब्रांच आउट होके आपके माउथ के मसल्स को भी सप्लाई करना शुरू करेंगी, और उसके वजह से आपको सिनकाइनेसिस हो सकता है। और यही कारण है कि सिनकाइनेसिस में जब आप मुस्कुराते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है, या फिर जब आप ब्लिंक करते हो आंख तो आपका चेहरा अपने आप डेविएट होने लगता है या हिलने लगता है। तो इसको अगर आपको रोकना है, इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है, तो सबसे बेस्ट चीज है फेस पे पहले 3 महीने या पहले 1 महीने ज्यादा फोर्सफुल एक्सरसाइजेस ना करें प्लीज। अपने आप से या कॉन्ट्रैक्शन, खुद के फेशियल कॉन्ट्रैक्शन ऐसी 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 इस तरीके की एक्सरसाइज ना करें। अगर आपकी इच्छा है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अपनी उंगली का इस्तेमाल करके फिर आप ये मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कोई मूवमेंट मैं नहीं कर रही, मेरी उंगली कर रही है। तो इससे सिर्फ मिरर के सामने एक फीडबैक मिलता है मसल्स को, आपको, कि मुझे इस डायरेक्शन में हिलना है, इस डायरेक्शन में मसल्स को मूव करना है। तो ये सेफ तरीका है करने का एक्सरसाइज। लेकिन अगर ये साइड का फेस नहीं चल रहा है और आप एकदम फोर्सफुली यहाँ करोगे तो सारा जो कंट्रैक्शन है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, जो नहीं करना है आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको सिनकाइनेसिस ना हो और आपकी रिकवरी बेहतर हो, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो जिससे आपको परहेज करना है, और वो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बहुत सारे मरीज ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा दिनों तक के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेती हूँ या लेता हूँ, और अगर दिन में 2 से 3 बार इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन रहता हूँ तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की इतने लंबे समय तक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइल्ड बेल्स पाल्सी है, अगर आपका 2nd डिग्री बेल्स पाल्सी है, आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मसल्स धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का काम है कि जब आपके फेस में 0 मूवमेंट या 0 कॉन्ट्रैक्शन है, उस टाइम पे आर्टिफिशियली वो कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, जिससे मसल्स जो है उसमें ब्लड सप्लाई बना रहता है, वो एट्रोफी यानी श्रिंक नहीं हो जाते, और एक मसल को फीडबैक मिलती है कि मुझे इस तरीके से मूव होना है। लेकिन अगर आपका स्टिमुलेशन सही पॉइंट्स पे नहीं दिया तो फिर से सेम मास मूवमेंट होनी शुरू होती है या रॉन्ग पॉइंट पे स्टिमुलेशन हो जाता है, तो जो नर्व है वो दूसरे डायरेक्शन में ब्रांच आउट करना शुरू कर जाएगी और आपके सिनकाइनेसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ तो कह ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे मेडिकल रिसर्च पेपर है जिसमें इस बात का क्लियर मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का मेजरली कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है बेल्स पाल्सी के रिकवरी में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सिर्फ उतने समय तक ही लेनी चाहिए जितने समय तक के फेस में ना के बराबर कॉन्ट्रैक्शन है। जिस भी समय आपके फेस में कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो जाते हैं, आपको आपका स्टिमुलेशन बंद कर देना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं कि क्या चीजें आपने करनी है जो सही है और जो करने से आपकी रिकवरी बेहतर होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 3 इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने करनी चाहिए जिसके मदद से आपकी रिकवरी बेहतर होंगी या आपको कम दिक्कत होंगी आपके रिकवरी प्रोसेस में। तो जो सबसे पहली चीज है
वो है हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन यानी गर्म पानी की सिकाई क्या करती है, ये वही करेंगी जो आपका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कुछ हद तक के करता है, और वो है आपके फेस के मसल्स में ब्लड सप्लाई मेंटेन करके रखना। जो पैरालाइज्ड फेस है वहां पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अगर होगा तो रिकवरी बेहतर होती है। साथ ही साथ वो मसल्स को रिलैक्स रखेगा, स्पेशली जो नॉन अफेक्टेड साइड है वहां पे, क्योंकि जो नॉन अफेक्टेड साइड है आपके फेस की, ये ज्यादा काम करती है इस दौरान, तो ये थक जाती है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में आ जाती है, इसलिए इसका रिलैक्सेशन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। तो हॉट फर्मेंटेशन वही काम करेंगी। लेकिन हॉट फर्मेंटेशन का कोई भी सीधा सीधा रिकवरी के साथ रोल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हॉट फर्मेंटेशन लोगे तो आपकी नस रिकवर हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मत सोचिएगा। हॉट फर्मेंटेशन अगर आप लेना चाहते हो तो कुछ तरीके मैं बताती हूँ। एक है स्टीम इनहेलेशन, आप स्टीम ले सकते हो। दूसरा है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग में गर्म पानी भर के आप आपके फेस पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा के डैप कर सकते हो। ऐसा आप 10 से 15 मिनट तक ये कर सकते हो, जिससे आपके फेस जो है ये कंप्लीटली रिलैक्स रहेगा। और जो तीसरा तरीका है वो है आप कोई तवा ले सकते हो, उसको गर्म कर सकते हो, और उस गर्म तवे पे एक साफ सुथरा ड्राई कपड़ा उसको रख के उस गर्म कपड़े को आप हल्के हल्के अपने फेस पे लगा सकते हो। ध्यान रखिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि स्किन जल जाए, ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो एक वार्म कंप्रेस का काम करे। ये आपके जो कानों का जो आपका दर्द होता है, जो आपके फेस के मसल्स में भी जो दर्द होता है, गालों के आसपास, कान के आसपास जो दर्द रहता है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपने करनी है वो है फेशियल मसाज। ये दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये करते हो तो अभी आपको स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। फेशियल मसाज बहुत ही हेल्पफुल है मसल रिलैक्सेशन के लिए, टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, टू अलाउ द मसल्स टू स्टे सपल, कि मसल्स श्रिंक नहीं हो जाते हैं, और जो नस है वो जो आपकी फेस है, आपकी जो बॉडी है, उसको एक एडिक्वेट बेड मिलता है रिकवरी के लिए। ठीक है, तो जो फेशियल मसाज है इसे कैसे करना है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज देखिएगा। और फेशियल मसाज जो है उसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात भी नहीं है। बेहतर है 10 से 15 मिनट के लिए आप अच्छे से रिलैक्सेशन वाला एक फेशियल मसाज करें। हमेशा ध्यान रखें आपके जो स्ट्रोक है वो सेंटर से बाहर की तरफ जानी चाहिए जब भी आप मसाज करते हो। आप हल्का हल्का पहले इस तरीके से पूरे फेस पे कर सकते हो, और फिर आप सर्कुलर मोशन में इस तरीके से कर सकते हो। और मसाज एक ऐसी चीज है जो आप सारे स्टेजेस ऑफ बेल्स पाल्सी, यानी अर्ली डेज, मिडिल डेज, और अगर आपको 1 साल से ज्यादा भी हो गया बेल्स पाल्सी का, तो भी आप मसाज कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मसाज के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेशियल मसल स्ट्रेचिंग, और स्पेशली स्ट्रेचिंग नॉन अफेक्टेड साइड की। जी हाँ, नॉन अफेक्टेड साइड के मसल्स जिसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ये टाइट हो जाते हैं, और इस टाइटनेस के चलते वो आपके जो अफेक्टेड साइड है उसको खींचते हैं, इसीलिए आपका जो फेस है वो कुछ इस तरफ डेविएटेड दिखता है। जो भी आपका नॉन अफेक्टेड साइड है उस तरफ इस तरीके से मुड़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए ये जो टाइट मसल है उसको रिलैक्स करना जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो कैसे करनी है स्ट्रेचिंग, दिखते हैं।
अब ये था स्ट्रेचिंग के बारे में। और स्ट्रेचिंग के बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो वो है टेपिंग ऑफ योर फेशियल मसल। जी हाँ, जो आपका अफेक्टेड साइड है इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये जो मसल्स है वो बिल्कुल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खींचते जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी थकावट हो जाती है और यहाँ पे कोई तरीके का सपोर्ट नहीं है, ऐसा भी पेशेंट फील करते हैं। तो जो आप अगर यहाँ पे टेपिंग करोगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन वाला एक फीलिंग मिलेगा, आपको काफ़ी सपोर्टेड भी महसूस होगा और साथ ही साथ जो आपका फेस है वो काफ़ी अलाइनमेंट में बना रहेगा। जब आप बाद में इससे रिकवर हो रहे हो, नर्व रिकवर होती है, तो आपके फेस का जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, मसल्स की जो पोजीशन है वो नहीं चेंज हो जाएगी, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपकी रिकवरी प्रोसेस होने में। तो इसलिए टेपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। कैसे करनी है टेपिंग, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और नहीं करनी है, और इसके बदले मैंने ये भी बताया आपको कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा ध्यान रखना है और ज़्यादा करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।